हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टर्बो स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो होता है द्रव, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, तो आप यहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो सबसे पहले हमको समझना है द्रव्य यानी मैटर होता क्या है। तो द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले ये कि ये इसमें भार होता है यानी एक मास होता है, ठीक, इसमें मास होना चाहिए। इसमें आयतन भी होना चाहिए, ठीक, इसमें आयतन यानी वॉल्यूम भी होना चाहिए। और सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसको देखकर हम लोग ये पहचान सके कि ये वस्तु विजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसका ज्ञान हम लोग अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें। तो तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए लगभग। एक तो इसमें मास होना चाहिए यानी वेट भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए, और इसको देखकर यह ज्ञात हो सके कि यह क्या है। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसे हम लोग कहेंगे द्रव्य। अच्छा, इन सब चीज़ों में यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है: प्रकाश, कोयला, लकड़ी और तांबा। अच्छा, इन तीन चीज़ों जो प्रकाश को छोड़कर अगर कोयला देखे और लकड़ी देखे और तांबा देखे, तो इनको हम लोग देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये इनका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस है। इनका वेट भी होगा, वैल्यूम भी होगा, मतलब सब कुछ होगा जो एक रिक्वायर्ड होता है द्रव्य की प्रॉपर्टी में, सिवाय प्रकाश को छोड़कर। तो यहाँ पे प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश हमारा द्रव्य नहीं है, यह एक ऊर्जा है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में जल किस अवस्था में मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जल क्या है, आपका एक द्रव्य है। जल भी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, अब द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन होती हैं, मेजॉरिटी तीन ही होती हैं लगभग। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव, और तीसरा प्रॉपर्टी आपकी होती है वो गैस की होती है। ये तीन अवस्थाएं होती हैं लगभग किसकी? द्रव्य की। तो एक चौथी भी है, एक है प्लाज्मा, फिर आइंस्टीन, ऐसे करके बहुत सारी इसकी स्टेट को बाद में डिस्कवर किया गया है, लेकिन मेजोरिटी में हम लोग यहाँ पे अपने पॉलिटेक्निक एग्जाम के बेस पे तीन ही को देखेंगे: ठोस, द्रव और गैस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जल हमें किस अवस्था में मिलता है? तो आपको पता है जो हमें वाटर है, जो जल है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरा आणविक बल अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, ये सबसे अधिक किसमें होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड होता है इसमें सबसे अधिक जो होता है हमारा अंतराणविक बल होता है। ठीक, उसके बाद किसमें होता है? आपका द्रव में होता है यानी कि लिक्विड में होता है। फिर इसके बाद आपका गैस में होता है। तो गैस में सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड यानी द्रव में, फिर उससे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है। तो ये चीज़ सीक्वेंस आपको याद रखना है: सबसे कम गैस, उससे ज़्यादा लिक्विड, फिर उससे ज़्यादा हमारा सॉलिड में होता है। तो सबसे अधिक पूछा है तो किसमें होगा? अंतराणविक बल ठोस में होगा। अच्छा, अंतरा आणविक बल का मतलब सिंपल सा आपको ये समझना है कि जैसे कोई अगर ये ठोस है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, इसके अंदर ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ढेर सारे एटम्स भी होंगे। ठीक है, तो ये सब पास पास में होते हैं। जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पास पास में होते हैं वो हमारा हो गया ठोस। और जिसके मॉलिक्यूल्स ठोस से थोड़ा दूर दूर होते हैं, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा करीब में है, एक क्रिस्टल बना हुआ है, उसमें क्या होगा कि थोड़ा दूर दूर होगा। जैसे इस तरीके पानी का देख लीजिए, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहेगा, गैस का उससे भी दूर रहेगा। तो पास पास में जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा उसमें रहता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा अंतरा आणविक बल। तो ठोस में सबसे ज़्यादा आपका होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है: जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सा बात है कि जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके जो वस्तु आपने द्रव रखा है, जो लिक्विड रखा है, उसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वस्तु हमेशा बॉईल करना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने पानी लिया, ठीक, ये पानी लिया, जार लिया, आपने यहाँ इसको गैस से ऐसे जला दिया, ठीक, ये पानी से गर्म होता रहेगा। और ये कब बॉयल होना शुरू करेगा? जब बाहर का, ठीक, बाहर का प्रेशर, आपका इंटरनल प्रेशर, मतलब पी आउटर यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ठीक, बाहर का प्रेशर आपके इंटरनल प्रेशर, मतलब जो पानी में प्रेशर है, ठीक, उसके बराबर हो जाएगा। तो ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा, मतलब ये उबलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उबलने को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक, बॉयल। ठीक, बॉइलिंग इसमें शुरू हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वथनांक।
अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके मॉलिक्यूल की ऊर्जा में होगी, क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले वृद्धि फिर कमी होगी? तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी किसी भी द्रव्य का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो उसके अणु होते हैं, उसकी ऊर्जा में हमेशा वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई पानी रहता है जार में, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी पानी का लेवल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है और बबल्स फॉर्म होने लगते हैं, बॉयल करने लगता है पानी, ठीक। अब जब ये बॉयल करने लगता है तो इसका मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच आदान प्रदान हो रहा है, ठीक। मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होता है उसकी एनर्जी में, तो ये हमेशा इसके मॉलिक्यूल के एनर्जी में वृद्धि होती है, ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, ठीक। सेम चीज़ आपका गैस में भी होता है वही, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरा आणविक बल शून्य होता है, किसमें होता है? तो अंतरा आणविक बल की बात अभी हम लोग किए थे, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में। तो गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे कम मतलब नेग्लिजिबल होता है, शून्य के बराबर ही होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गैस में सबसे कम होता है यानी नेग्लिजिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कारण क्या है इसका? आपके ऑप्शंस हैं, पहला दे रखा है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरा है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, तीसरा है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता, और चौथा है उसमें ज़्यादा उत्पन्न होता है, मतलब हीट ज़्यादा उसमें उत्पन्न होता है, ठीक। उसमें हीट ज़्यादा, क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके? तो इसके लिए हमें समझना क्या होगा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक, कि जब भी हम किसी भी द्रव्य का यानी मैटर का प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो उबलने की का पॉइंट होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर कुकर में हम लोग खाना पकाते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, जब उसके अंदर हम लोग उसको गर्म करते हैं, प्रेशर कुकर से का जो कवर होता है, ढक्कन, उसको बंद करते हैं, तो उसका प्रेशर अंदर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब जो अभी लिक्विड आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, अब वो प्रेशर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा कहीं जाके, ठीक है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उसको वो उबलेगा। तो इससे तो लेट होना चाहिए प्रेशर कुकर में, कि खाना हमारा देर में पकना चाहिए। जो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले रहा था, वो कितना ले रहा है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको ये भी याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है, बात तो सही है, अब टेम्परेचर हमें ज़्यादा लगना पड़ रहा है, लेकिन खाना इसलिए जल्दी पक रहा है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो जो हम लोग खाना रखते हैं उसमें प्रेशर कुकर में, वो प्रेशराइज्ड होकर जल्दी पक जाता है, वो प्रेशर की वजह से पकता है, ना कि आपके टेम्परेचर की वजह से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ता है, तो दोनों के कारण प्रेशर से हमारा खाना जल्दी पक जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अच्छा, आप एक चीज को नोटिस करिए कि यहाँ पे कोई इसे बर्फ का स्लैब ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है इस पे, ठीक, इस पे सूर्य की रोशनी आ रही है। अब ये धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा तो ये लिक्विड में ऐसे करके कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है, ये पिघलना मान लीजिए शुरू कर रहा है। अब जब ये पिघलेगा, ठीक, अभी क्या था, ये स्टैटिक पोजीशन में था, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मतलब कांस्टेंट था। अब ये क्या हो रहा है कि जब पिघल रहा है तो ये बहना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। भाई बहना शुरू कर रहा है, उसके अंदर गति आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी स्थितिज ऊर्जा, जो इसके अणु हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा जब काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तित हो रहा है किसमें? बढ़ रहा है इसका ऊर्जा। जैसे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, ये घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल सा मतलब आपको ये याद रखना है, जब भी स्थितिज ऊर्जा आपका घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा कि जब बर्फ पिघलेगी तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो घट जाती है। स्थितिज ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब है कि आपका गतिज ऊर्जा बढ़ रहा होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती, या फिर आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, या फिर
आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। और डी आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो गैस जो है, आपको भी पता है कि जो द्रव्य होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये पूछ रहा है जो गैस है आपका, उसका क्या होता है, आकृति, आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सॉलिड में जो आपका सॉलिड होगा, ठीक है, उसका शेप और वॉल्यूम, आकृति और आयतन, ठीक है, दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, मतलब डिफिनिट होगा, ठीक है। और जो आपका लिक्विड होगा, इसका वॉल्यूम तो जो है डेफिनिट होगा, लेकिन आकृति इसकी निश्चित नहीं होगी, शेप जो है वो डेफिनिट नहीं होगा। और गैस जो होता है, इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों को डिसाइड नहीं किया जा सकता कि भाई कैसे रहेंगे। लिक्विड को जिस बर्तन में आप लोग रखोगे वो उसी का शेप ले लेता है, सॉलिड को जैसे कि रखोगे वो वैसा बना रहेगा। और गैस में कोई चीज़ डिपेंड नहीं करता, ये रखने पर किसी भी शेप में आ जाता है। आपने कमरे में गैस को छोड़ दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, आपने बर्तन में रख लिया तो बर्तन में रहेगा, आपने इसको प्रेशराइज्ड करके सिलेंडर में डाल दिया तो ये सिलेंडर में रहेगा, ठीक है। तो गैस का ना तो आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन। तो आपका आंसर हो जाएगा कि आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा द्रव्य या ऐसा मैटर जो गर्म करने पर, ठीक है, जो गर्म करने पर लिक्विड में ना आकर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी वाष्प में वो कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा कौन सा होता है आपका, आपने देखा होगा जो आपका मोम होता है, सॉरी कपूर जो होती है, ठीक है, जो कपूर होता है उसको हम लोग जब जलाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में ना आकर, जब उसको हम लोग जैसे नीचे से जलाते हैं ऐसे, तो लिक्विड में ना आकर डायरेक्ट वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक कपूर आपका ऊर्ध्वपातन हो गया, ठीक। और दूसरा होता है आपका नौसादर। नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये भी आपका सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, ये भी गर्म करने पर लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, ये डायरेक्टली गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नौसादर जो है आपका ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टली ठोस है, कांच, प्लास्टिक, रबर, शक्कर। तो क्रिस्टली का मतलब होता है एक क्रिस्टल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शक्कर। शक्कर एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो वाष्प का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ये वाष्प का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है नौसादर को गर्म करने पर यह भी विघटित होगा, किसमें होगा। अच्छा, नौसादर का फॉर्मूला भी हमने बताया था, NH4Cl, ठीक है। तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, NH3 प्लस Cl, HCl, ठीक, NH3 प्लस HCl। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन एक है, ठीक है, H एक यहाँ, 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, 4 हो जाएगा, यानी H4 हो जाएगा, Cl तो आपका है ही। तो NH4Cl आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये विघटित हो जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। ये पृथ्वी में सबसे अधिक पाई जाती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।